हाय, दिस इज रंजीत पांडे। वेलकम टू बी फॉर बायोलॉजी। और आज हम लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन को कंटिन्यू करते हुए केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड देखेंगे। अब केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं उसको एंजाइमेटिक एक्शन के द्वारा तोड़ के छोटे सिंपल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और इनका कैसे ब्रेकडाउन होता है, यही हम लोगों को इसमें देखना है। जैसे आप देख लो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एंजाइम्स के हेल्प से तोड़ के और ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। वैसे ही प्रोटीन को तोड़ के एमिनो एसिड में और फिर फैट को तोड़ के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो यहाँ आपने क्या देखा कि जो ये तीनों के तीनों जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं इनका कन्वर्शन होता है सिंपल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो की रोल किसका है? इस एंजाइम का है ना। तो ये हम लोग देखेंगे कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ किस एंजाइम का कैसा रोल है और ये कौन से एक्सेसरीज ग्लैंड से स्रावित होती हैं, सिक्रीट होती हैं और फिर इनके डाइजेशन में हेल्प करती हैं। केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड को देखते हैं हम लोग। केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो मुख्य रूप से एलिमेंट्री कैनाल के तीन ही पार्ट में होती है। पहला बक्कल कैविटी, दूसरा स्टमक और तीसरा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि फेरिंग्स और इसोफेगस के बहुत बड़े रोल नहीं होते। यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव एंजाइम इनको नहीं अवेलेबल हो पाती है, नहीं मिल पाती है। और वही हाल आपके लार्ज इंटेस्टाइन का है जहाँ पे कोई डाइजेस्टिव प्रोसेस परफॉर्म नहीं होती है, वहाँ सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। और उसमें भी सिर्फ क्या, तो जो वाटर है उनका एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो न्यूट्रिएंट्स की होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में परफॉर्म हो चुकी होती है। तो पहले हम लोग देखते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका डाइजेशन ओरल कैविटी से ही शुरू हो जाता है और उसके पीछे जो रीज़न है वो है सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर होती हैं, ओरल कैविटी में होती है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर रखी है जब हम लोग कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल देख रहे थे। तो सैलिवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी में होती हैं और ये जो एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं वो है टाइलिन, सैलिवरी एमाइलेज भी कह सकते हैं, टाइलिन एंजाइम होती है। और ये पीएच यहाँ होता है। अब जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं वो डिफरेंट पीएच पे वर्क परफॉर्म करती हैं अपना अपना। तो यहाँ जो पीएच होता है ओरल कैविटी का ये अप्रॉक्सीमेटली 6.8 होता है। आप स्लाइटली एसिडिक कह सकते हो, न्यूट्रल भी कह सकते हो। तो टाइलिन इस पे वर्क करती है और जो कार्बोहाइड्रेट हैं पॉलीसैकेराइड्स, इनको सिंपल पॉलीसैकेराइड्स में कन्वर्ट करती है। जैसे स्टार्च हैं, इनको तोड़ के ये सिंपल पॉलीसैकेराइड्स में कन्वर्ट करती हैं। जबकि अगर डाइसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड्स अगर कोई आदमी लेता है तो वो जो है उन पे कोई एक्शन ओरल कैविटी में तो नहीं होता है। जैसे कोई ग्लूकोज ही ले ले, कंप्लीटली ग्लूकोज, आप ऐड में देखते हो कि अमिताभ बच्चन जी आते हैं और ग्लूकोज लेते हैं, फिर तो डांस के मूड में आ जाते हैं वो। तो यहाँ जो एनर्जी आप देख रहे हैं वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, क्योंकि वहाँ डाइजेशन की प्रक्रिया रिक्वायर्ड है ही नहीं। तो क्योंकि वहाँ डाइजेशन की प्रक्रिया रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए उन पे कोई एक्शन न तो ओरल कैविटी में होगा, नहीं न तो कहीं और होगा। लेकिन वही अगर लैक्टोज हो, वही अगर सुक्रोज हो, तो अगर डाइसैकेराइड कोई व्यक्ति लेता है तो उनकी उनमें जो एक्शन होती है वो कहाँ होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। जबकि अगर आप पॉलीसैकेराइड ले रहे हैं जैसे स्टार्च है, तो इन पे जो एक्शन होगी है ना वो क्या होगी, तो ये सिंपल पॉलीसैकेराइड्स में कन्वर्ट यहाँ हो जाएंगे। अब ये जो एक्शन है ये कंप्लीट, ये कहाँ परफॉर्म होगा, ओरल कैविटी में होगा, और एक एस्टिमेशन है कि लगभग 30% जो पॉलीसैकेराइड्स होती हैं ये हाइब्रिडाइज हो जाती हैं।
आप ये मान के चलो कि कार्बोहाइड्रेट का जो 30% डाइजेशन है ये परफॉर्म कहाँ हो जाता है, ओरल कैविटी में ही हो जाता है। तो ये 30% कहाँ होगी, ओरल कैविटी में हुई, और बाकी की जो है वो प्रोसीड करती है टुवर्ड्स ईसोफेगस। अब जैसे मैंने बताया कि ईसोफेगस का कोई रोल ही नहीं है डाइजेशन प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ कोई एंजाइम होती नहीं इसकी अपनी, तो डाइजेशन में हेल्प नहीं करते। लेकिन हाँ, यहाँ आप कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ सैलिवरी एमाइलेज और टैलिन इसमें मिक्स हुई थी, तो ये प्रक्रिया कहाँ तक परफॉर्म होती है, तो टिल स्टमक तक ये पहुँचते हैं। तब तक ये जो सिंप्लीफिकेशन का हाइड्रोलाइज होने का जो वर्क है ये कंटिन्यू रहता है ना। यहाँ आप देखेंगे कि स्टमक जो है ना, इनका कोई रोल नहीं होता है, इनमें स्टमक का कोई रोल नहीं होता है। अब स्टमक का जो आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे 3 सिक्रेशन होते हैं इसके, म्यूकस जो इंटरनली कोट करती हैं और इन्हें बचाती हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे एसिड से, है ना, जो कि लगभग स्टमक का पीएच 2 कर देता है। अब ये 2 पीएच जो है इतना लीथल है कि ये आप अगर आयरन नेल भी आ जाए ना तो डिजॉल्व कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्राई करने लगे, है ना। तो ये 2 पीएच होता है यहाँ पे। मैंने बताया कि वेरिएबल होते हैं पीएच, और डिफरेंट पीएच का जो है ना यूटिलाइजेशन डिफरेंट तरह से एलिमेंट्री कैनाल करती है। अब 2 पीएच का मतलब यहाँ ये हुआ कि जो फूड स्टफ के साथ जो भी फूड बोलस के साथ जो भी बैक्टीरिया आए वो कंप्लीटली यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इस पीएच पे कौन सर्वाइव करेगा, तो ये कंप्लीट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और इसके इम्पैक्ट से क्या होगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जब होगा तो ये टैलिन और सैलिवरी एमाइलेज ये क्या होगी, तो ये अब न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। अब यहाँ से इनका वर्क खत्म हो जाएगा, इसके कारण इनका वर्क खत्म हो गया और फूड जो है प्रोसीड करेगा टुवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचेगा कार्बोहाइड्रेट को लेके, तो यहाँ पे जो पेनक्रेटिक जूस होती है, पेनक्रेटिक एंजाइम होती है, तो वहाँ पर इनको मिलता है पेनक्रेटिक एमाइलेज। अब जो पेनक्रेटिक एमाइलेज होती है ये भी बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करती है इनके ऊपर। मतलब ये कि अगर ये सिंपल पॉलीसेकेराइड्स आए यहाँ पे, सिंपल पॉलीसेकेराइड्स यहाँ पे पहुँचेंगे तो इनको ये डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर देती है। इनको ये डाइसेकेराइड्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देती है, और फिर ये डाइसेकेराइड मॉलिक्यूल जो होती है ना, ये प्रोसीड करती हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर एक और इंटेस्टाइनल जूस जो है ना इनका इंतजार कर रहा होता है। ये इंटेस्टाइनल जूस जो है ना, इनको हम सक्कस सिंटेरिकस कहते हैं। वैसे कॉम्बिनेशंस ऑफ एंजाइम्स हैं, काफ़ी एंजाइम्स इसमें होती हैं। तो यहाँ के जो एंजाइम हैं ये अब डाइसेकेराइड्स पे वर्क करते हैं। जैसे आप देखेंगे माल्टोज एंजाइम कॉम्प्लेक्स यहाँ होती है, माल्टेज, और एक कन्वर्ट होते किस में होते हैं, ग्लूकोज में। वैसे ही सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, और एंजाइम कौन सी होती है, सुक्रेज, और लैक्टोज जो कि मिल्क प्रोटीन है, ये लैक्टेज से कन्वर्ट होती है इसमें, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो ये टूट के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। माल्टेज एंजाइम से कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, सुक्रेज से ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूटता है, और लैक्टोज जो होती है वो लैक्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है। अब एक गौर करेंगे कि जहाँ पे ओज आ रहा है ना, ये ओज क्या है, कार्बोहाइड्रेट हैं, और इनके लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम है उनमें क्या आ रहा है, एज आ रहा है। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं कि जहाँ एज आया वो क्या है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स हो गया, और जहाँ पे ओज आ रहा है ये सारे के सारे क्या हैं, तो कार्बोहाइड्रेट है। तो कुछ इस तरह से आपने डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखा, इसमें आपने देखा कि स्टार्च और ग्लाइकोजन जो हैं वो कैसे सिंप्लीफाई होके और ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं, और कौन कौन से एंजाइम यहाँ पर रिक्वायर्ड होती हैं। अभी हम लोग देखेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो अभी हम लोग
डाइजेशन ऑफ प्रोटीन देखेंगे, और यहाँ आप देखोगे कि इनका प्रोटीन डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है। स्टमक जो है इनका काफ़ी वाइटल रोल होता है। यहाँ जो एंजाइम पेप्सिन और रेनिन होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और इनके एक्टिवेशन में बेसिकली जो ये यहाँ का जो मीडियम है, ये pH2 जो है मीडियम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि किस कारण है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण है। किसके कारण से है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण है। तो ये एसिडिक मीडियम में ही एक्टिवेट हो पाती हैं, और जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को तोड़ के किस में कन्वर्ट करता है, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ के और पेप्टाइड्स में तोड़ देता है, और रेनिन जो है वो मिल्क प्रोटीन को तोड़ने के में यूटिलाइज होती है। ये मिल्क प्रोटीन को तोड़ के पारा केसिन में कन्वर्ट करती है। तो आपने देखा कि ये पारा केसिन में कन्वर्ट हो गई क्या, मिल्क प्रोटीन, और यहाँ पे प्रोटीन पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये प्रोसेस करती है टुवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखेंगे कि जो पेनक्रियाज है, इनसे जो पेनक्रेटिक जूस निकलती हैं उसमें ट्रैप्सिन और काइमोट्रिप्सिन इन पे वर्क करती हैं, और स्मॉल पेप्टाइड्स में इनको तोड़ देती हैं। कौन कौन से एंजाइम, तो यहाँ जो एंजाइम वर्क कर रही हैं वो कौन सी हैं, ट्रैप्सिन, ये वर्क करती हैं, और किस में तोड़ती हैं, तो स्मॉल, मतलब की और सिंप्लीफाई कर देती हैं। जो पेप्टाइड्स हैं, है ना, प्रोटीन्स पेप्टोन्स में टूट जाते हैं, पेप्टाइड्स होती है स्मॉल पेप्टाइड्स में टूट जाती हैं, और इस तरह से जो ये स्मॉल पेप्टाइड्स हैं ये फर्दर आगे जब प्रोसीड करते हैं तो सर्कस इंटेरियस में पाए जाने वाली जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स हैं वहाँ वो उस पर वर्क करती हैं, और कंप्लीटली उनको तोड़ के अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती हैं, एसिड्स में कन्वर्ट करती हैं। अब जो ये अमीनो एसिड आप रिजल्ट देख रहे हो ना, ये अल्टीमेट रिजल्ट है किसका, तो प्रोटीन का। और फाइनली टूटने में जो इनको हेल्प की वो कौन थी, तो वो एंजाइम सर्कस सिंटेरियस की डाइपेप्टिडेजेस, एमिनोपेप्टिडेजेस और कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस थी, जो यहाँ पर इनको अल्टीमेटली हेल्प की, और यही अमीनो एसिड फिर आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होती हैं, जिनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी देखेंगे हम लोग डाइजेशन ऑफ फैट। डाइजेशन ऑफ फैट की जो प्रक्रिया है ये कंप्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनल पार्ट में होती है। मतलब ये कि इनका जो रोल है वो काफ़ी अहम है, यहीं शुरू होती है और यहीं फिनिश भी होती हैं। इसमें इनका कोई रोल नहीं होता, ना तो इनका, ना ही स्टमक का कोई रोल होता है, और ना ही जो बाकी के स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं वहाँ उनका कोई रोल रह जाता है। तो सबसे लेट शुरू होती है ना, और सिर्फ एक ही पार्ट में ये क्लियर हो जाती है। यहाँ होता क्या है ये समझना हम लोगों को। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ड्यूडेनल पार्ट है, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्क प्ले करता है फैट डाइजेशन में वो है लीवर। लीवर से सिक्रेट होने वाली जो बाइल जूस हैं वो स्टोर होती हैं गॉल ब्लैडर में, और जब फैट डाइजेशन की बात होती है तो ये जो बाइल हैं ये कॉमन हिपैटिक डक्ट होते हुए कहाँ आगे खुलती हैं, पेनक्रेटिक डक्ट में, और वो आगे खुलता है ड्यूडेनम में। तो बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट्स को रखती हैं। अब पिगमेंट का कोई फिजियोलॉजिकल रोल है नहीं, बेसिकली वो जो हीमोग्लोबिन के टूटने से जो बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन दो पिगमेंट होती हैं ना, इन्हीं की एक्यूमुलेशन है, और ये जो फेसेस होते हैं, मल होते हैं, उनमें कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जबकि सॉल्ट जो है, ये सॉल्ट सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये पहले तो मीडियम को चेंज करते हैं, क्योंकि फूड अभी तुरंत कहाँ से आती है, स्टमक से आती है, जहाँ पर pH 2 है, और इस तरह से ये जो सॉल्ट्स हैं ये क्या करती हैं कि मीडियम को अल्कलाइन करती हैं, ताकि जो पेनक्रेटिक एंजाइम है लाइपेज ये प्रॉपर फंक्शन कर सकें और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट आसानी से हो सके। साथ ही साथ जो सोडियम सॉल्ट्स हैं
वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, है ना, ताकि उस पर प्रॉपर ढंग से ये जो लाइपेज है वर्क कर सके। तो ये इनका अल्टीमेट गोल है। और इस तरह से जो लाइपेज है वो फैट को तोड़ती है, फैट को तोड़ के और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, पेनक्रियाटिक लाइपेज यहाँ पर एंजाइम रिक्वायर्ड होती है। तो इस तरह से आपने देखा डाइजेशन ऑफ फैट। अब जो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होती हैं, ये जो रेस्ट पार्ट है जेजुनम और इलियम, इनके द्वारा एब्जॉर्ब होती है और फिर इनका एसिमिलेटरी प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आपने कंप्लीट केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड देखा। अब जो फर्दर वीडियोस होंगे उसमें आप रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे।